देख रहे हैं खौफनाक रातें मेरे साथ। दोस्तों, अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली ड्रामनी कहानियाँ आप सुन पाएंगे। तो शुरू करते हैं। ये कहानी है प्रदीप की। उसकी पत्नी का नाम रिया और बेटे का नाम पीयूष था। प्रदीप की बहुत अच्छी सरकारी नौकरी थी। एक दिन की बात है, प्रदीप अपने घर पर आया। आज वे कुछ उदास सा दिख रहा था। उसकी पत्नी रिया ने पूछा, आप इतने उदास क्यों हो और क्या बात है? तब प्रदीप कहता है, मेरा ट्रांसफर कर दिया गया है, वो भी पहाड़ी के किसी गांव में। यहाँ पर तो इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, हमें तो शहर में रहने की आदत पड़ चुकी है, वहाँ गांव में हम कैसे रहेंगे? तभी रिया कहती है कि आप परेशान मत हो, हम कहीं भी रहें पर साथ तो रहेंगे और हमें धीरे धीरे आदत भी पड़ जाएगी। आप फिर दोबारा से शहर में वापस ट्रांसफर कराने की रिक्वेस्ट कर लेना। रिया की बात सुनकर प्रदीप को बहुत अच्छा लगा और उसने चैन की सांस ली। अगले दिन प्रदीप और उसकी फैमिली अपने सफ़र पर निकल पड़े। जब प्रदीप अपनी फैमिली के साथ वहां पहुंचा तो उन्होंने पाया कि वह गांव बहुत छोटा है और वहां ज़्यादा लोग नहीं रहते। वहां के लोग प्रदीप, उसकी पत्नी और बेटे को हैरानी की नज़रों से देखने लगे, मानो वे इशारों इशारों में कह रहे हो कि यहाँ क्यों आए हो, यहाँ से चले जाओ। तभी अचानक से एक आदमी उनके सामने से आता है। उसका व्यवहार कुछ अजीब सा था। वे हंसते हुए बोला, एक और शिकार। बस ये सुनते ही प्रदीप चौंक गया। वह उस आदमी से उसकी बात का मतलब पूछने लगा, लेकिन वह आदमी हंसता हुआ वहां से चला गया। प्रदीप के मन में अब रह रहकर ख्याल आने लगे कि वह आदमी कौन था और आखिर क्या कहना चाहता था। प्रदीप अब कर भी क्या सकता था, उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। जब वे सरकारी क्वार्टर पर पहुंचे तो पाया कि वे क्वार्टर तो पूरा खाली है, जबकि वहां पर तो 4 से 5 परिवारों के रहने की जगह थी और उस क्वार्टर की हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी। चारों तरफ मकड़ी के जाले थे, दीवारों पर से भी पेंट झड़ा हुआ था। प्रदीप अपनी फैमिली के साथ उस क्वार्टर में चला गया। उस क्वार्टर में 2 कमरे, एक किचन और पीछे छोटी सी बालकनी थी। आते ही पीयूष उस बालकनी में चला गया। बालकनी से गांव का जंगल दिखाई पड़ता था, जो काफी घना था। पीयूष मजे से उस जंगल को देख ही रहा था कि उसे थोड़ी दूरी पर एक औरत दिखाई दी, जो पीछे की तरफ मुंह करके खड़ी है। तभी पीयूष चौंक जाता है, क्योंकि उसने देखा कि उस भयानक दिखने वाली औरत ने तो कपड़े ही नहीं पहने हैं और वे चुपचाप पीछे मुंह किए खड़ी है। तभी रिया पीछे से पीयूष के कंधे पर हाथ रखती है और पीयूष डर जाता है और अपनी मम्मी को उसी जगह पर हाथ से इशारा करने लगता है जहां वो औरत खड़ी थी, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। ये देखकर तो पीयूष और डर गया। रिया ने पीयूष से पूछा, क्या बात है बेटा, तुम इतने घबराए क्यों हो और डरे हुए भी लग रहे हो? तभी पीयूष कहता है, कुछ नहीं मम्मी। ये कहते हुए वे रूम में चला गया। रिया को उसकी हालत देखकर बहुत हैरानी हुई और वे भी रूम में चली गई। काफी रात हो गई थी। रात के 3 बजे हुए थे। पीयूष की अचानक से आंख खुली। उसे बहुत प्यास लग रही थी तो वह किचन में चला गया। वे किचन के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि किचन में से बर्तनों की आवाजें आने लगी। उसे लगा कि कोई किचन में है। जैसे ही वे किचन का दरवाजा खोलता है
तो पाता है कि वहाँ कोई भी नहीं है, लेकिन बर्तन चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई परछाई दीवार के कोने पर चिपक कर बैठी है। जैसे ही वह वहां देखता है, उसे कोई नहीं दिखता। वह पानी पीकर थोड़ी देर के लिए बालकनी में टहलने चला जाता है। अभी बस 5 मिनट ही हुए थे कि उसकी नज़र उसी जगह पर पड़ी जहां वह औरत खड़ी थी, और फिर से उसने उस औरत को वहीं खड़ा पाया। लेकिन अब तो वह औरत उसे अपने पास बुलाने का इशारा करने लगी। ना जाने पीयूष को क्या हो गया, वे एकदम मूर्ति जैसा बन गया। ऐसा लग रहा था कि उस औरत ने उसे अपने वश में कर लिया। बस क्या था, पीयूष एक रोबोट के जैसे अपने कमरे से निकलकर उस औरत के पीछे पीछे चलने लगा। सुबह होने पर प्रदीप ने रिया से पूछा कि इतनी देर हो चुकी है, पीयूष अभी तक सो रहा है, लेकिन वह तो हमेशा सुबह होते ही जल्दी से उठ जाता था। मैं देखकर आता हूँ कि वह उठाए या अभी तक ही सो रहा है। जब प्रदीप पीयूष के कमरे का दरवाजा पर पहुंचता है तो पाता है कि उसका दरवाजा तो लॉक है। प्रदीप ने बहुत आवाजें लगाई, पर पीयूष ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी रिया प्रदीप से कहती है कि आपके पास दूसरी चाबी है। ये सुनते ही प्रदीप अपनी जेब से दूसरी चाबी निकालता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है तो दोनों देखते हैं कि पीयूष बिना कपड़ों के नंगा अपने बिस्तर पर बैठा है और हिलते हुए कुछ बड़बड़ा रहा है। उसकी भाषा कुछ अजीब थी जो प्रदीप पहली बार सुन रहा था। देखने पर प्रदीप ने पाया कि उसकी दोनों आंखों के आसपास काले धब्बे पड़ चुके थे। उसका रंग भी काला पड़ने लगा था। पीयूष बहुत कमजोर दिखने लगा। डॉक्टरों को भी बुलाया गया। वे भी पीयूष की बीमारी नहीं समझ पा रहे थे। सारा इलाज करने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। पीयूष की हालत वैसी की ही वैसी थी और बल्कि और बिगड़ने लगी। अगली रात दरवाजे की आवाज से प्रदीप की आंख खुल गई तो उसने देखा कि पीयूष ऊपर दीवार पर किसी छिपकली के जैसे चिपका हुआ बैठा है और अपनी गोल सफेद चमकनी आंखों से प्रदीप को घूरे जा रहा है। उसका चेहरा एकदम काला पड़ चुका था और वह देखने में इतना भयानक हो गया कि प्रदीप के मुंह से चीख निकल गई। तभी रिया घबराकर उठी और एकदम से कमरे की लाइट जलाई तो पाया कि प्रदीप पसीने में नहाया हुआ है। गुमसा बैठा हुआ वे दीवार की तरफ देखे जा रहा है। रिया उससे लगातार पूछे जा रही थी कि क्या हुआ, पर वे जवाब ही नहीं दे रहा था। जैसे ही रिया ने प्रदीप को छुआ, उसने इतनी जोर की चीख मारी कि रिया भी डर गई और रिया प्रदीप को कहने लगी कि आपको जरूर कोई ड्रामना सपना आया होगा। इतना कहना ही था कि प्रदीप रिया से कहता है कि तो फिर वो कौन है। वे अपनी उंगली दीवार की तरफ करके बोला। जैसे ही रिया ने वहां देखा, उसकी भी चीख निकल गई, क्योंकि दीवार पर वही शैतानी बला जो पीयूष के शरीर में थी दिखाई दी। वे कभी पीयूष का रूप ले लेती और कभी अपने असली रूप में आ जाती। वे देखने में बहुत भयानक लग रही थी। तभी अचानक वे उछलकर सीधा रिया के पास आ गई। इससे पहले रिया कुछ करती, उसने रिया के गले में अपने नोकीले दांत घुसा दिए और उसका खून पीने लगी। रिया अब धीरे धीरे तड़प रही थी और कुछ सेकंड में उसके हाथ पैर हिलना बंद हो गए। ऐसा लगा कि उस चुड़ैल ने रिया का सारा खून चूस लिया, जिससे उसका रंग नीला पड़ गया। ये भयानक मंजर प्रदीप देखता रहा। जब वह चुड़ैल प्रदीप के पास पहुंची तो देखा कि उसका मुंह खुला था, आंखें
फटी थी और वे किसी पुतले की तरह बैठा हुआ था, जिससे पता चला कि रिया के साथ वे भयानक घटना देख उसका हार्ट अटैक से जान जा चुकी थी। पीयूष भी उस चुड़ैल के वश में था और वह दरवाजे से निकलकर उसी घने डरावने जंगल में चला गया। उसके बाद पीयूष को कभी नहीं देखा गया। लोगों का मानना था कि वो अब शायद इस दुनिया में नहीं है।